Hello everyone, this is Sapna Dhyani Sharma with you. Welcome in my channel Learning Center. Today we are going to do History NCERT Class 8 Chapter 8 Civilizing the Native Educating the Nation. तो ये इस चैप्टर का पार्ट थर्ड है। अगर आपने इससे पहले के दो पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप बाकी के दो पार्ट का लिंक देख सकते हैं और वहाँ पर आसानी से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख पाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। तो इस टॉपिक से पहले अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन थी या जो ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा इंडिया पे जो एजुकेशन का इम्प्लीमेंट किया गया था, जिस एजुकेशन को अप्लाई किया गया था, जो न्यू रूल्स थे, न्यू रूटीन था, वो क्या था और लोगों पे इसका क्या असर पड़ा। तो चलिए आगे का टॉपिक शुरू करते हैं, द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। तो ऐसा नहीं था कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो ही इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचते थे, बल्कि अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारे थिंकर्स ऐसे थे इंडिया के अलग अलग पार्ट से जो कि इंडिया की जो एजुकेशन थी उसे और ज़्यादा स्प्रेड करना चाहते थे। तो कुछ लोग इंडियंस ऐसे थे जो वेस्टर्न जो यूरोप का जो डेवलपमेंट था उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। उनका मानना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, अगर उसे उसकी हेल्प से, वेस्टर्न एजुकेशन की हेल्प से इंडिया को मॉडर्नाइज किया जा सकता है। तो उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनसे अर्ज किया कि यहाँ पे वेस्टर्न और भी ज़्यादा स्कूल ओपन किए जाएं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ओपन की जाएं और गवर्नमेंट को चाहिए कि उसे इन सब पे और ज़्यादा पैसा स्पेंड करना चाहिए इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये जितने भी जो एफर्ट्स थे इसके बारे में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 9 उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अब ऐसा भी नहीं था कि जो सारे इंडियंस थे वो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, बल्कि यहाँ पे दो जो मेन नाम बताए गए हैं, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, ये दो इंडिविजुअल ऐसे थे जो कि वेस्टर्न एजुकेशन का को क्रिटिसाइज़ करते थे और उसके अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि जो इंडियन एजुकेशन है उसी सिस्टम से इंडिया की एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि जो यहाँ के लोग हैं इंडिया के वो अपने कल्चर को एक्सेप्ट करें और उसी कल्चर को वो पहचानें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंसॉल्व्ड अस। तो इसमें महात्मा गांधी जी के विचारों के बारे में बताया गया है। जो महात्मा गांधी थे उनका ये मानना था कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है उसने जो इंडियंस हैं उनके माइंड को सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी कर दिया है। और इनका मानना था कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको इंडियन सुपीरियर मानने लगे हैं और जो इंडिया का जो कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय करने लगे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को ज़्यादा उसको महत्व देने लगे हैं और जो उनका खुद का कल्चर है, इंडियन कल्चर, उसको वो भूलते जा रहे हैं। तो ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये एक पॉइजन की तरह उन्होंने बताया महात्मा गांधी ने इसे। महात्मा गांधी ने इस एजुकेशन को सिंफुल बताया। महात्मा गांधी चाहते थे कि जो एजुकेशन है वो इंडियंस को रिकवर करे, उनके सेंस को बढ़ाने वाली हो, सेंस ऑफ डिग्निटी और उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली हो। तो उन्होंने जो स्टूडेंट्स थे, वेस्टर्न एजुकेशन के स्टूडेंट थे, उनसे उन्होंने अपील की इन इंस्टीट्यूशंस को छोड़ने की और इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अपनाने की। महात्मा गांधी ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली इसका विरोध किया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसका जो मीडियम है वो इंग्लिश है। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि इंडिया में एजुकेशन का जो मीडियम है वो जो यहाँ की मदर टंग है हिंदी वो ही रहे। इंग्लिश में जो एजुकेशन होती है उसने इंडियंस को क्रिपल्ड कर दिया और जो हमारे सोशल सराउंडिंग्स होते हैं उससे ही हमें दूर कर दिया है। और अपनी ही कंट्री में रह के जो यहाँ के इंडियंस हैं वो स्ट्रेंजर हो गए हैं, अजनबी हो गए हैं। अपनी ही कंट्री में रह के वो एक विदेशी भाषा जो होती है उसको बोलते हैं, अपना जो लोकल कल्चर है उसको भूलते जा रहे हैं। और महात्मा गांधी ने ये भी बताया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो फोकस करती है रीडिंग और राइटिंग पे, और जबकि इसके अकॉर्डिंग जो ओरल नॉलेज है उसको ये कोई भी वैल्यू नहीं देते। ये वैल्यू देती है वेस्टर्न एजुकेशन टेक्स्ट बुक को, और इसके अलावा जो लाइव एक्सपीरियंस हमारी लाइफ के होते हैं उसे वेस्टर्न एजुकेशन कोई भी सपोर्ट नहीं देती या कोई भी वैल्यू नहीं देती। जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग को ही वैल्यू देती है। महात्मा गांधी का मानना था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि मानव के माइंड को, उसके मस्तिष्क को, उसकी आत्मा को डेवलप करने वाली हो। और जो लिटरेसी है उसका एजुकेशन में कोई खास महत्व नहीं है, उसे सिंपली लर्निंग और राइटिंग के लिए उसको यूज़ किया जाता है और इसके अलावा इसकी कोई भी गिनती एजुकेशन में नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनुसार एजुकेशन वो है जिसमें कि लोग
एक्टिविटी करें, क्राफ्ट वर्क करें, हैंड वर्क करें और जो डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उनको ऑपरेट करना सीखें और अपने माइंड को डेवलप करें। तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग ये जो विचार थे उनके, वो एजुकेशन में लाना चाहते थे। एक छोटा सा नोट ये यहाँ पे दिया गया है बाय महात्मा गांधी, लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन। मतलब महात्मा गांधी ने यहाँ पे माना था कि जो लिटरेसी है, सिर्फ लिखना और पढ़ना, ये एजुकेशन नहीं हो सकती है, बल्कि महात्मा गांधी ये चाहते थे कि जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो ऑलराउंडर हो, ड्राइंग और क्राफ्ट वर्क, हैंड वर्क और जो अदर जो वर्क होते हैं, मतलब टोटली वो सेल्फ डिपेंड बन सके। मतलब सिर्फ लिखना और पढ़ना यही एजुकेशन नहीं होता, जिसे कि कम्प्लीटली वेस्टर्न एजुकेशन में इसे ही सपोर्ट किया जाता था। तो आप चाहें तो ये पूरा नोट पढ़ सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे, इनका जब स्प्रेड हुआ तो बहुत सारे थिंकर्स जो थे वो भी महात्मा गांधी की तरह चाहते थे कि जो नेशनल एजुकेशन है उसे सपोर्ट किया जाए और जो सेटअप किए गई है एजुकेशन ब्रिटिशर्स के थ्रू, उसका क्या है, बाइकआउट किया जाए। तो चलिए आगे का टॉपिक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के विचार यहाँ पे बताए गए हैं। टैगोर्स अबॉर्ड ऑफ पेस। अबॉर्ड ऑफ पेस इसके नाम से ही साफ साफ जाहिर होता है। शांति निकेतन। मैनी ऑफ यू मे हर्ड ऑफ शांति निकेतन। आपने शांति निकेतन का नाम तो सुना ही होगा। तो आपको पता है कि इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था और किसने इसको एस्टेब्लिश किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस इंस्टीट्यूशन को 1901 में स्टार्ट किया था। जब वो बच्चे थे तो उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो स्कूल जाना उन्हें बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता था और स्कूल में जब बच्चे पढ़ रहे होते थे तो उनका ध्यान कहीं और ही होता था। उन्हें मतलब स्कूल एक जेल की तरह लगता था, एक प्रिजन की तरह उन्हें स्कूल फील होता था। वहाँ पे वो अपनी पसंद का कोई भी काम नहीं कर सकते थे। तो जब बच्चे टीचर की बातों को सुन रहे होते थे तो टैगोर का जो माइंड था वो कहीं और ही लगा होता था। तो इसके बाद इनका जो एक्सपीरियंस था स्कूल डेज का कलकत्ता में, तो उसके बाद इनके मन में एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ आए। तो ये ग्रो करना चाहते थे। इनका मन था, मतलब ये चाहते थे कि एक स्कूल ऐसा सेटअप किया जाए जहाँ पे कि बच्चा हैप्पी रहे, फ्री रहे और उसे क्रिएटिविटी करने का मौका मिले, जहाँ पे कि वो अपने थॉट्स को, अपने डिज़ायर्स को एक्सप्लोर कर सकें। टैगोर ने फील किया कि चाइल्डहुड जो टाइम है वो सेल्फ लर्निंग का है, उसका नहीं कि जो स्कूल्स के द्वारा डिसिप्लिन्स बच्चों पे थोप दिए जाते हैं। जो ब्रिटिश जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, उन्होंने बहुत सारे रूल्स डिसिप्लिन बच्चों के ऊपर अप्लाई कर दिए थे। तो टैगोर का मानना था कि जो टाइम होता है चाइल्डहुड, ये सेल्फ लर्निंग का टाइम होता है। इसमें जो टीचर्स होने चाहिए वो इमेजिनेटिव होनी चाहिए, बच्चों को समझने वाले होने चाहिए और उनकी क्यूरियोसिटी को डेवलप करने वाले होने चाहिए। तो टैगोर के अकॉर्डिंग ये जो स्कूल थे, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, ये बच्चे के जो नेचुरल डिज़ायर थे उनको किल करने वाले थे, उनकी क्रिएटिविटी को मारने वाले थे और उनका सेंस ऑफ वंडर जो है उसको भी ख़त्म करने वाले थे। रविंद्रनाथ टैगोर का व्यू था कि जो क्रिएटिव लर्निंग है इसे इनकरेज किया जा सकता है सिर्फ नेचुरल इन्वायरमेंट में। तो उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर्स दूर एक रूरल से एरिया में इसकी सेटिंग की और अबॉर्ड ऑफ पेस यानी शांति निकेतन के नाम से इन्होंने एक एजुकेशन का इंस्टीट्यूट था उसको स्टार्ट किया, जहाँ पे कि बच्चे जो थे वो नेचुरल लर्निंग कर सकते थे, बच्चे क्रिएटिविटी कर सकते थे, नेचुरल क्रिएटिविटी। तो बहुत सारी ऐसी थिंग्स थी महात्मा गांधी की और टैगोर की जो सिमिलर थी एजुकेशन के वे में, लेकिन उनकी सारी चीज़ें सेम नहीं थी, क्योंकि महात्मा गांधी की जो विचार थे वो एजुकेशन से रिलेटेड वो थोड़े से डिफरेंट थे और टैगोर के भी कुछ कुछ डिफरेंट थे। क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन था, जो सिस्टम था मशीन का, टेक्नोलॉजी का, उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करते थे और टैगोर चाहते थे कि जो मॉडर्न जो एजुकेशन हो, जो वेस्टर्न एजुकेशन में भी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ले लिया जाए और जो इंडियन एजुकेशन में भी अच्छी चीज़ें हैं उनको कंबाइन करके, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी को भी जो टैगोर थे वो वैल्यू देते थे। तो उनका मानना था कि जो अच्छी चीज़ें हैं वेस्टर्न एजुकेशन से वो ले ली जाएं और इंडियन एजुकेशन की जो अच्छी बातें हैं उनको भी मिक्स करके एजुकेशन को शुरू किया जाए। तो जो टैगोर थे वो साइंस और टेक्नोलॉजी को भी वैल्यू देते थे अपने शांति निकेतन में, और उसके साथ साथ आर्ट, म्यूज़िक और डांस, इन सब की भी वहाँ पे व्यवस्था की गई थी। बहुत से इंडिविजुअल एंड थिंकर्स ऐसे थे जो कि जो नेशनल एजुकेशन था
मतलब अकॉर्डिंग टू फैशन उसको मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, वो उसके बारे में सोचते थे। और कुछ ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो एजुकेशन को सेटअप किया गया था उसमें वो चेंज लाना चाहते थे। बहुत से ऐसे इंडिविजुअल थे, थिंकर्स थे, जो कि सोचते थे कि जो नेशनल एजुकेशन है उसमें, उस सिस्टम में कैसे क्या चेंज लाया जा सकता है। और कुछ थिंकर्स ऐसे थे जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो सिस्टम अप्लाई किया गया था उसको बिल्कुल हटा के नेशनल एजुकेशन को यहाँ पे अप्लाई करना चाहते थे। कुछ जो थिंकर्स थे वो ऐसे थे कि जो नेशनल एजुकेशन है उसको और ज़्यादा स्प्रेड किया जाए, मैक्सिमम लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाए। लेकिन जो लोग थे उनके बीच में डिबेट चलता रहता था कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसे कि नेशनल एजुकेशन, मतलब ट्रूली नेशनल एजुकेशन सिस्टम जिसे कहा जा सकता है। तो इसे कौन डिफाइन करेगा कि जो ट्रूली नेशनल एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है। तो इस सिस्टम के लिए जो डिबेट होता था नेशनल एजुकेशन सिस्टम के लिए, वो आज़ादी से पहले भी होता था, आज़ादी के बाद भी होता है। आज भी अगर अपने आसपास आप लोग देखेंगे तो नेशनल एजुकेशन सिस्टम को लेकर डिबेट चलता रहता है। इसमें टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते रहते हैं। तो ये जो टॉपिक है या ये जो डिबेट है ये आज भी खत्म नहीं हुआ है। मतलब अभी तक कोई समझ नहीं पाया है ठीक से कि जो नेशनल एजुकेशन है वो है क्या, और इसमें क्या क्या नई चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें इसमें से हटाई जानी चाहिए। तो ये डिबेट है ये आज भी चलता रहता है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है हमें, एजुकेशन एज अ सिविलाइजिंग मिशन। आप चाहें तो इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।